आसान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। वजीर आजम इमरान खान की वतन वापसी, इस्तकबाल हुआ है, जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है, लेकिन अपोजिशन ने कहा है क्या एक तकरीर से महंगाई खत्म, मैशियत बेहतर होगी? तकरीरें तो 70 साल से यूएन को अंदर कश्मीर के ऊपर हुई हैं। क्या मसाइल हल हुए हैं? कश्मीर का मसला हल हुआ है? मुल्क की सियासत, जब खान साहब अभी आए हैं, मुल्क की सियासत अफरा तफरी का शिकार है। मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, जो दावे वादे किए गए थे, मैं अपनी पार्टी में कोई लुटेरा चोर नहीं लूंगा, मेरी पार्टी के अंदर इंसाफ होगा और कभी यहां नौकरियां करने लोग आएंगे लाखों की तादाद में, ये सब दावे वादे खान साहब ने किए थे। बाहर से पैसा वापस आएगा, सब कुछ ये वादे हुए थे। लेकिन खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं जो हूं यू टर्न लेता हूं, और यू टर्न वो लेता है जो अजीम लीडर होता है। और उसने अपने आप को कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ यू टर्न, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं यू टर्न का, और उसी वजह से, यू टर्न की वजह से मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूं। जो लोग कहते हैं मुल्क के अंदर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मुल्क के अंदर एक खौफ भी है, मुल्क के अंदर नेब का खौफ भी है। क्या नेब ताकतवर इदारा है पार्लियामेंट से? क्या नेब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को खौफजदा किया हुआ है? क्या नेब से आज खौफ और डर है? क्या मुराद अली शाह गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या पीपल्स पार्टी नून लीग किसी एहतजाज का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? क्या वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं? इसी को ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, रहनुमा पीएसपी की और सीनियर रहनुमा है और एमएनए रह चुकी हैं। मैं आपको वेलकम चाहता हूं अपने प्रोग्राम। सर, क्या लग रहा है? स्पीच तो जबरदस्त की, कश्मीर के ऊपर तर्जुमानी की है कौम की, और जो है ना मुसलमानों की तर्जुमानी की है, और इस्लाम के ऊपर भी उन्होंने बात की है, काफी चीजों के ऊपर उन्होंने बात की। स्पीच तो बैलेंस थी, जबरदस्त थी डॉक्टर साहब। देखें, जो यूनाइटेड नेशन जब से 1945 में बना है, उस वक्त से लेकर बहुत से लीडर आए हैं जिन्होंने और उन्होंने स्पीचेस की है। उसमें नेल्सन मंडेला भी था, फिडेल कास्ट्रो भी था, और प्रेसिडेंट कैनेडी भी था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी था, और लातादाद। और बहुत से ऐसे हैं कि जो गुमनाम वज़ीर आज़म होंगे, वज़ीर सदर होंगे, वो आए, स्पीच करके चले गए। तो मैं इमरान साहब की जो ये खिताब है वो जो आए और स्पीच करके चले गए, मैं समझता हूँ कि जो स्पीच जो है वो उस स्पीच में कोई सब्सटेंस नहीं था, कोई डेप्थ नहीं थी, हेट्रेड ज़्यादा थी, तसादात बहुत ज़्यादा थे। जो वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट प्रॉपरली करना था वो उन्होंने नहीं किया। हत्ता कि आप यहाँ तक देखें कि सारी स्पीच में फ़लस्तीन का कोई ज़िक्र नहीं है, और जो बातें उन्होंने की वो आप ये कह सकते हैं कि वो कंटेनर पर तो उर्दू में स्पीच करता था, कंटेनर पर अगर इंग्लिश में स्पीच हो तो इस तरह हो। बेहतर ये होता कि ये जो है न्यूयॉर्क के किसी मस्जिद में जाकर ख़िताब करते या किसी तबलीगी इज्तिमा में खिताब करते। पर वहाँ जो स्पीच जो पाकिस्तान के शान शान थी, और जो चीज़ें उसको करनी थी, और जिस तरह का ये स्पीच और अमेरिका का दौरा हुआ, वो टोटल फेल्यूर है। सर, पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर दुनिया के लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि बहादुरी, दिलेरी के साथ उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया। इससे पहले चाहे नवाज शरीफ हो पीपल्स पार्टी के, चाहे जरदारी साहब के, कोई भी, उनकी ऐसी स्पीच नहीं थी जिस तरह उन्होंने जवाब दिया है। ये क्या नेल्सन मंडेला था क्या, या ये कि यासिर अरफ़ात था? सर, तर्जुमानी तो की है ना, एक आवाज तो तर्जुमानी तो एक सफीर तो बने हैं ना, एक वकील तो बने हैं ना कश्मीर के। तर्जुमानी तो ज़िया-उल हक ने भी जाकर की थी, जो कि गासिब था, एक लुटेरा था, एक दहशतगर्द था। तर्जुमानी तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी की थी। ये चलो इसने जाकर जो अप टू द मार्क नहीं की है, और हम समझते हैं कि इसने जो है प्रॉपरली केस और चीज़ें जो है, और पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, आप दावतों में जाते हैं, तकरीबात में जाते हैं, शादी की मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं, वहाँ चार दोस्त बनाते हैं, ताल्लुकात बनाते हैं। पाकिस्तान को इसने रिप्रेजेंट किया यूनाइटेड नेशन
ह्यूमन राइट्स का जो था जेनेवा में, वहाँ आपको वोट नहीं मिले, आप रेजोल्यूशन नहीं ला सके। नहीं ना कर सकते। उसके बाद जो है हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ जो जो मोदी जो है, जिससे हम अग्री करें या डिसअग्री करें या हम उससे अग्री नहीं करते हैं, उसको अमेरिका में जिस तरह पजीराई मिली, और इवन मुसलमान मुल्कों ने कहा कि उम्मा की बात आप छोड़ दें, ठीक है, और जिसके प्लेन में चल के गए उन्होंने वोट नहीं दिया इनको, यूएई ने नहीं दिया, जिससे ये लड़ने के लिए तैयार हो गया है ईरान, उसने इनको वोट दिया, ठीक है। तो मतलब है कि कौन सी इसको पजीराई मिली है। इसकी वजह से जो एक ज़माने में पाकिस्तान की एक अच्छी सलाम दुआ थी इंटरनेशनल मुल्कों में, मेरे ख्याल से इसकी वजह से और सुकड़ गई है। क्या डॉक्टर साहब आपका भी मौकिफ यही है? एक अच्छी स्पीच नहीं की इमरान खान ने, देखिए बहादुरी के साथ बात नहीं की, कश्मीर इशू को टैकअप नहीं किया। आपको नहीं लग रहा डॉक्टर साहब कह रहे हैं हैट्रेट बढ़ी है, ताल्लुकात खराब हुए हैं, इससे और क्राइसिस बढ़ेगा? देखिए इम्तियाज साहब, मैं अपने मोहतरम भाई से टू सम एक्सटेंट जो है एग्री करती हूँ। जो स्पीच थी बिल्कुल ठीक है कि कहीं से कुछ लोग जो हैं उसको बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिला है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह जिस लेवल की वो जो फोरम है, उस लेवल के, उस फोरम को देखते हुए उस लेवल की बात नहीं की गई, ना ही इस तरह से स्ट्रांगली आप वही बात है कि कंटेनर वाले अल्फाज थे, थोड़े से पॉलिश करके आपने वहाँ बोल दिए। इससे बेहतर तरीके से आप जो है कश्मीर का मसला भी रख सकते थे और बाकी भी, और आपने फ़लस्तीन जो मेन जो आपने उसका भी नहीं रखा आपने। मैं ये समझती हूँ, और ये मेरी अपनी राय है, कि इमरान खान साहब इससे बेहतर तरीके से भी बात कर सकते थे, उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि लोगों की, आवाम की उम्मीदें हैं उनके साथ वाबस्ता। चले मुल्क की मईशत को ख़राब, वो उसको ठीक नहीं कर सके, आप मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसको ख़त्म नहीं कर सके, आप एक आम शख्स जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास शख्स जो है उसकी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर सके। ये सब चीज़ों में आप फेल हो गए, आपने यू टर्न्स ले लिए, आपने जो आवाम से वादे किए उन तमाम कोई भी वादा पूरा नहीं कर सके, पूरा करने, उन आवाम के वादों को पूरा करने से कासिर रहे। लेकिन ये जो फोरम था, इस फोरम पे कम अज़ कम आप इतना अच्छा बोलते कि वो लोग जो हैं एक लम्हे के लिए अपनी बेरोज़गारी, अपनी गुर्बत, जो उनको बिजली, पानी, ये जितने मसाइल हैं, एक लम्हे के लिए वो रुक जाते और भूल जाते इन चीज़ों को। तो उन्होंने वहाँ भी कोई ऐसा, कोई मैं नहीं समझती कि कोई तीर मारा है, इसे बेहतर तरीके से कर सकते। क्या कश्मीर इशू पे आज पूरी दुनिया के अंदर इस स्पीच के बाद जिस तरह उन्होंने बात की, सब बात नहीं कर रहे, आजकल इस पे सब गुफ्तगू नहीं करे, जिस तरह उन्होंने मेन स्ट्रीम में उसको लाके आज अमेरिका भी बात कर रहा है, बरतानिया भी बात कर रहा है, इससे पहले खामोशी थी, आज अभी आपको खामोशी वो नजर नहीं आ रही। देखिए जो कश्मीर का इशू है, बिल्कुल उस पर तो पाकिस्तान, इमरान खान साहब नहीं, इससे पहले भी गवर्नमेंट्स ने जो है आवाज़ उठाई, वो बातें कि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और इस पे तो क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि कश्मीर के इशू पे आवाज़ उठाई गई। लेकिन जो अमेरिका का जो इनका विज़िट था, उसके बाद जो फेलियर विज़िट, जो वापस आए और उसके बाद जो फ़ैसले हुए, वो आपको भी पता है और आवाम जो मेरी बात सुन रही है उनको भी ये बातें पता हैं। जिस तरह से जो फ़ैसले हो गए हैं पसे पर्दा, वो भी सबको पता है। आप कश्मीरियों से जाके पूछिए और उनके दिल से पूछिए कि वो क्या हमारे बारे में अब राय रखते हैं। ये वो कश्मीरी जब वो दुनिया से गए तो वो पाकिस्तान के झंडे में उन्होंने अपने आप को रैप करना पसंद किया। उनकी वसीयत में ये था कि मुझे पाकिस्तान के झंडे में दफनाया जाए। जो 14 अगस्त को पाकिस्तान में जो जोश और जज्बा होता है, उससे डबल जोश और जज्बा कश्मीर में होता है। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शह रग है, लेकिन जब आपके मोदी का इलेक्शन होता है तो आपकी स्टेटमेंट, आपके वज़ीर आज़म की जो स्टेटमेंट आती है वो इतनी शेमफुल स्टेटमेंट है कि उसके बाद आपने तमाम जो कश्मीरी थे उनकी दिल आज़ारी कर दी। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है कि एक तरफ तो बात भी हुई है, एक तरफ तो उस मसले पे डिस्कस भी किया, उसको बड़े पैमाने पे जो है इमरान खान ने डिस्कस, आपको लग रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, टेंशन कम होगी, क्राइसिस कम होगा, कोई हल निकलने जा रहा है, आपको लग रहा है? देखिए, पाकिस्तान को जो है इमरान खान आज आए हैं, तशरीफ़ है, कल वो उसको चाहिए था कि पार्लियामेंट का इजलास मेरे ख्याल से कल है, तो ये इजलास में जाए उसमें, क्योंकि ये जाने से पहले इसने पार्लियामेंट
से एक होता है ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब हिंदुस्तान गए थे तो उन्होंने पार्लियामेंट की आशीर्वाद ली थी, आम आदमी की आशीर्वाद ली थी, अवाम की आशीर्वाद ली थी, स्टूडेंट मज़दूरों की ली थी। ये पार्लियामेंट से इसने नहीं ली थी। ये इसलिए कि उसको पार्लियामेंट की बैकिंग वो नहीं थी। चलो अभी ये आया है तो अभी जाए पार्लियामेंट में, बताए कि इसकी वजह से पाकिस्तान को कितनी जो है ज़हमत उठानी पड़ी है, कितना। सर थोड़ी जाती सियासत से, पार्टी पॉलिटिक्स से, जाती नफरत से निकल के इमरान खान की तारीफ नहीं करने। बिलावल साहब ने भी कहा है कि स्पीच अच्छी नहीं थी, नून लीग ने भी कहा कि नहीं ये यू टर्न आगे लेंगे, स्पीच अच्छी नहीं थी, सब उसको तनकीद बना रहे हैं। बाहर के लोग जो भी हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं उसकी स्पीच को। देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू नहीं हुई थी तो उस वक्त बरतानिया का जो वज़ीर आज़म था चैम्बरलिन था। तो चैम्बरलिन उस ज़माने में हिटलर ने जो है चेकोस्लोवाकिया या पोलैंड पर हमला किया, तो चैम्बरलिन क्या वहाँ म्यूनिख क्या, उसने हिटलर से जो है कहा कि भाई ये आप नहीं करो। आपस में इन्होंने जो है एक पैक्ट साइन किया। मगर वहाँ उसको इतनी इज़्ज़त नहीं मिली चैम्बरलिन को हिटलर की तरफ से। तब वो जब लौटा लंदन तो उसने कागजात भी दिखाए कि भाई मैंने बड़े काम किया है, बहुत बड़े काम करके आए हैं बरतानिया के लिए। मगर जब वो पार्लियामेंट में गया तो लाजमन उसको रिज़ाइन देना पड़ा, क्योंकि बरतानिया की इंसल्ट हुई थी एक तरह से, जो एक बड़ा सुपर पावर था, और फिर चर्चिल बना। तो इसकी ये जो अमेरिका का जो सारा विज़िट था उसमें कोई पाकिस्तान को कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। सर तारीख में पहली दफा नहीं हुआ। मेरी बात सुने। इसने जो दो चार बातें की, मसलन इसने कहा कि अलकायदा और जो दहशतगर्द तंजीमें जो भी हैं उसको पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई ने ट्रेन किया। इसने जो गलत बयानी की कि भाई ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जाकर बात करो, हमारा पैक्ट करो, आज भी कह रहे हैं, ठीक है, उसकी तरदीद अमेरिका ने खुद की। उसके बाद इसने ये कहा कश्मीर के बारे में कि अगर वहाँ ये जो कर्फ्यू ख़त्म हो जाएगा तो बड़ा खून खराबा होगा। इसका क्या, इसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि ये जो कर्फ्यू ख़त्म नहीं हो। और दूसरी बातें भी उसने ऐसी कंट्रोवर्शियल्स की जिसकी वजह से पाकिस्तान को बड़ी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। तो अभी जाए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट को कहे कि भाई ये मैंने जो है जो ब्लंडर्स किए हैं, अब ऐसा है कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ जो भी चला रहा है 70 साल से, उनसे वापस ले, पाकिस्तान की पार्लियामेंट फ़ैसला करे, रिव्यू करे फॉरेन पॉलिसीज़ का। दो बातें आपको जहन में रखनी पड़ेगी कि उम्मा का तस्वुर जो है इस्लामी मुल्कों में ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो नहीं मानते। अवाम माने दूसरी बात है, पर हुक्मरान नहीं मानते। दूसरी बात जो है जो अभी साबित हुआ है, उसके बाद OIC या उनमें भी यही चीज़ है कि वो भी इन चीज़ों को वज़न नहीं देती, उम्मा के कंसेप्ट को। तो अभी जो नेशनल इंटरेस्ट है मुल्कों के, उसको देखा जाता है, उस पॉलिसीज़ पर चला जाता है। चाइना से भी आपके रिलेशंस वो नहीं रहे। चाइना चाबार में जो पोर्ट है उसकी ईरान के साथ करा है, क्योंकि पाकिस्तान पर है कि वो अमेरिका के ब्लॉक में चला गया एक तरह से, तो जो शुरू से है। तो अब ये सब कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इमरान खान जो है उसको जो है पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, और जो है वो सेल्फ सेंट्रिक दुनिया में रहता है, और उसने अपना बेस पार्टी में भी ख़त्म किया है। ये जो अमेरिका में ये इसने अटैम्प्ट किए या स्पीच की, वो उसने लोकल यहाँ उसके वोटर्स या उसके पार्टी के लिए मुतमईन करने के लिए चीज़ें की हैं। इंटरनेशनल सर पहली दफा ये नहीं हुआ एस्टेब्लिशमेंट और एक लीडरशिप एक साथ है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। बेनजीर साहिबा हो या नवाज शरीफ साहब हो, आपको पता होगा उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था। वो जब भी ताल्लुकात बेहतर करते थे, वाजपेयी जब लाहौर के अंदर आया आपको याद है, उसके बाद कारगिल हुई। आपको पता है पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक साथ है कि इंडिया के मसले पे एक पॉलिसी तो नजर आती। पहले हमें पॉलिसी नजर नहीं आती। अव्वल तो इंटरनेशनल वर्ल्ड में और इस जदीद 21वीं सदी में देयर इज ओनली पार्लियामेंट और गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है, एवरीबडी हैज़ टू फॉलो इट। ठीक है, आपके दौर में भी आप नहीं बनाते थे? नहीं, मेरी बात आप सारी सुने। ये दूसरी बात है कि यहाँ पाकिस्तान में कुछ और हो रहा है, पर इंटरनेशनली गवर्नमेंट्स के पीछे जो है, जो गवर्नमेंट फैसला करती है, इवन कायद-ए-आज़म की भी यही स्टेटमेंट थी कि हुक्मरानी करना जो है पार्लियामेंट और जो है पॉलिटिशियन का काम है, सरहदों की हिफाजत करना उनका काम है। ठीक है, तो जो पहले हुआ वो गलत हुआ, ठीक है, जिन्ना साहब के बाद।
और अभी क्या उसी पैटर्न पर सारी दुनिया चलती है, एक पैटर्न पर, सिर्फ वाहिद एक ही एक मुल्क है जो दूसरे पैटर्न पर चलता है। तो मेरे ख्याल से वो तो वैसे भी जो प्राइम मिनिस्टर इज़ अ पपेट, और पपेट जिनका है उन्होंने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया है जो आप देख रहे हैं, तो उसको रिव्यू करने की जरूरत है। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है ना फॉरेन पॉलिसी पे सेम पेज पे आ रहे हैं, एक बेकिंग है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट और वो एक सेम पेज पे जो है ना डिसीजंस ले रहे हैं। तारीख में पहले इस तरह के हमें वाकयात नजर नहीं आते, चाहे कश्मीर का इशू हो, अफगानिस्तान का हो, जो भी आता है सेम पेज पे नहीं होते थे। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको वाज़ह कर दूं कि पार्लियामान जो है वो सबसे सुप्रीम है और उसकी अहमियत को हमें देखना पड़ेगा। और ये चीज़, और अगर गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके आगे चले, वो एम्पावर्ड किस्म की गवर्नमेंट आनी चाहिए। ये बैसाखियाँ जो आ जाती है ना, उससे फिर गवर्नमेंट आगे चलती नहीं है। जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो बिल्कुल मैं एग्री करूँगी कि फॉरेन पॉलिसी पार्लियामान में बननी चाहिए। जब तक ये चीज़ नहीं आएगी तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। जिसका जो काम है वो अपने डोमेन में रह के काम करेगा तो ये जमहूरियत जो है इसको तकवीत भी मिलेगी, ये एक हेल्दी दरख्त बनेगा। अदरवाइज क्या आपको लग रहा है कि इमरान खान फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो है ना, इमरान खान की पॉलिसी नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट की है? देखिए, एक सिलेक्टेड वजीर आज़म जो है वो क्या कर सकता है, आप मुझे ये बताइए। जिसने जहाँ से वो सेलेक्ट हो क्या है, ये तो सिलेक्टेड है, जो सिलेक्टेड नहीं थे उन्होंने क्या किया माजी में, आपको खुद पता है। देखिए, वो उनको आप छोड़ दें, मैं तो माजी की गवर्नमेंट्स की बात ही नहीं करती ना, कि मैं, अगर आप ये कहते हैं कि ये करप्ट हैं, चले ठीक है करप्ट होंगे, उन्होंने काम नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो जो सेलेक्टेड है ये काम कर ले, तो ये कर लेना। जब उनकी परफॉर्मेंस देखें और फिर इनकी परफॉर्मेंस देखें तो ये तो -0 में जा रहे हैं ना। उनकी अगर 0 में थी तो माइनस में चले गए, तो ये कुछ ठीक काम कर लें। तो अब ये है कि इलेक्टेड भी आए तब भी ऐसा, तो सेलेक्टेड भी आए तब भी ऐसा। बात सिर्फ ये है कि हर इदारे को अपने डोमेन में रह के काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने जेडीज को मिंगल अप करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ब्रेक का टाइम, ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आता हूं इस चीज को डिस्कस करने। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप कह रही थी कि चलो ठीक है, एक इशू है, सब कुछ है, लेकिन अवामी मसाइल हल नहीं हुए, महंगाई बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। क्या पिछली गवर्नमेंट्स में ये चीजें बेहतर थी? ये नहीं थी, आज भी बेहतर नहीं है। लेकिन जो मुल्क जिस तरह हालात इस गवर्नमेंट को मिले वो भी तो आइडियल नहीं थे ना। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो गवर्नमेंट आई उनको जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली। बात सिर्फ ये है कि जब आपकी गवर्नमेंट आपको मिल गई तो आपका एक कि मुझे नहीं समझ आती कि इनका होमवर्क हुआ था कि नहीं होमवर्क हुआ था, और ये समझ रहे थे कि ये आंख बंद करेंगे और आंख खोलेंगे तो पाकिस्तान जन्नत बन जाएगा। ऐसे नहीं बनता ना जन्नत। आपके लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको लेने थे, आपने कुछ नहीं किया। आपने आते हुए सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने गलती की, ठीक है करप्शन के सब खिलाफ है, हम भी चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा होना चाहिए और मेरिट जो है उसको सब रिस्पेक्ट दे, लेकिन आपने आते ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना शुरू कर दी, एक चीज़। दूसरी बात, आपके एक वज़ीर आते हैं और पता नहीं कहाँ से उनको नाम कोई पता चलता है, वो नाम अनाउंस करते हैं, नेक्स्ट डे एक इदारा उस पकड़ के ले जाता है। तो आपने इदारों को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। जब इदारे इन्फ्लुएंस होना शुरू हुए तो क्या हुआ, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया। क्या इन इदारों के पहले क्रेडिबिलिटी थी? देखिए, उसको नेब पहले कैसा था, FIA पहले कैसा था, किस तरह परफॉर्म कर रहे थे, किस तरह काम कर रहे थे, आपको भी मैडम पता है। नेब किस तरह बना, इन्होंने खत्म नहीं किया, नून लीग ने खत्म नहीं किया, उसको बेहतर नहीं किया। आज इदारा वो उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह पहले काम कर रहा था। मैं ये समझती हूँ कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का सबसे बड़ा ब्लंडर है। इनको नैब में रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए थे, नहीं लेके आए। वही हुआ कि फिर वो चीज़ें सामने आ गई कि वो जब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जो वो यूज़ हो रहा है उसके अंदर रिफॉर्म्स आने मस्ट हैं। दूसरी बात, PTI ने इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया है और इसने एक तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा आप मुझे बता दें कि क्या किया। आपकी इकॉनमी पहले से ख़राब हुई, डॉलर की कीमत देखिए कहाँ से कहाँ तक चला गया, पेट्रोल देखिए, चले इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है लेकिन आपके तो गरीब मर गया ना, उसका तो घर में चूल्हा ठंडा पड़ गया। फिर
आपके जो और बड़ी बड़ी बातें, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ख्याली पुलाव बना देते हैं। मिनिस्टर साहब, इनके वाडा साहब आए, उन्होंने कहा जी हम तो आपको नौकरियां देंगे, लोग बाहर से आएंगे नौकरियां लेने के लिए। तो मुझे तो वो नौकरी, वो 2000 लोग बता दें जिनको नौकरियां, बल्कि 500 लोग बता दें जिनको उन्होंने नौकरियां दी हैं। फिर उसके बाद ये क्या चीज़, आप एनर्जी क्राइसिस की आप बात कर लें, पानी, साफ पीने का पानी नहीं है। अगर कराची की, ये सिंध की बात कर लें, कराची जो आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, वहाँ अभी दो मिनट की बारिश होती है, हालत देख लीजिए। फिर उसके बाद आपके वजीर उठते हैं, यहाँ आते हैं, कहते हैं हम 2 हफ्तों में कराची साफ़ कर देंगे। आप कराची की बात करें, आप सिर्फ अपना जिस हल्के से आप जीते हो उस हल्के को साफ कर दें, उस हल्के को ठीक कर दें। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे पीटीआई के एमएनए एडवोकेट अताउल्लाह खान साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। खान साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। जी शुक्रिया मीर साहब। मेरे स्टूडियो में मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, पीपी सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा हैं, वो भी बैठे हुए हैं। डॉक्टर फौजिया हमीद, पीएसपी की रहनुमा हैं, एमएनए रह चुकी हैं, वो भी बैठी हैं, वो आपको सलाम कर रही हैं। खान साहब ने वो स्पीच की है यूएनओ के अंदर जो कंटेनर पे करते हैं, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने कहा है। हाँ शुक्रिया मीर साहब। मेरा ख्याल ये है कि खान साहब ने जो स्पीच की है, पूरी दुनिया उसकी मोहतरफ है। ये तकरीर, ये स्पीच, ये कोई वजीर आजम कर ही नहीं सकता, ये कौम का लीडर कर सकता है। और ये ऐसे लीडर सदियों में पैदा होते हैं, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है कि आप दुनिया के बड़े फोरम पर खड़े होकर ये कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम छोटे मुल्क हैं और हम आखिरी हद तक जाएंगे और हम न्यूक्लियर पावर भी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, और पूरी ने मतलब समझा है। और इंडिया मीडिया वावेला कर रहा है कि 51 टाइम्स उन्होंने इस्लाम का नाम लिया है। तो एक पक्का मुसलमान ही ये कर सकता है जिसको अल्लाह की यकीन हो। और ये बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। अगर आप तौहीन करते हैं कोई, तो आप हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, ये हमारे लिए तकलीफ दे है। तो ये लीडर ही कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि इनको तकलीफ हो रही है, इनको पता है कि कौम जो है वो इमरान खान के साथ है। पूरी कौम, अगर माचिस की डिबिया 100 रुपए की हो जाए फिर भी लोग खरीदने को तैयार होंगे, लेकिन कौम ऐसे लीडर चाहती है जो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दे। सही, ये सिर्फ इमरान खान ही कर सकता था, जो उसने करके दिखाया। ठीक है। दूसरी चीज, क्या एक तकरीर से मसला कश्मीर हल होगा? 70 साल से लोग स्पीचेस करते आ रहे हैं, मुख्तलिफ रहनुमा, मुख्तलिफ वजीर आजम गए, प्रेसिडेंट्स गए। क्या एक तकरीर से पाकिस्तान की मैशियत बेहतर होगी, महंगाई कम होगी? आपको लग रहा है कि मुल्की हालात जो हैं उसको किस तरह संभालेंगे खान साहब? देखिए मीर साहब, बात यह है कि ये सिर्फ तकरीर नहीं है, ये पूरे पाकिस्तानी कौम की तर्जुमानी है। लोगों को समझना चाहिए, और जिन इदारों को, जिन लोगों को पैगाम देना था उनको पैगाम दे दिया। मईशत बेहतर उस सूरत में हो सकती है जब लोग आप पे ट्रस्ट करें, और आज के बाद लोग प्राइम मिनिस्टर पे ट्रस्ट करेंगे, इसलिए कि उनको पता चल गया कि कौम का नुमाइंदा है, कौम का लीडर है। दूसरी बात, आपके पास ऑप्शन क्या है? क्या आप एटम बम उठा के फेंक दें इंडिया में, ये ऑप्शन है? या आपने बैनुल-अक़वामी दुनिया में अपने साथियों को बढ़ाना है, अपना मौक़िफ़ सही तरीके से लोगों को देना है, अपनी बात लोगों को समझानी है। तो जब आप अपनी बात लोगों को समझाएंगे, बैनुल-अक़वामी बरादरी आपके साथ खड़ी होगी, तो जाके मसला कश्मीर हल होगा। दूसरी मईशत की बात मैं आपको बताऊं, एक बिल्कुल क्लियर बात है कि मईशत इंशाअल्लाह बेहतर होगी। उसकी वजह यह है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा जो इस वक्त है ईमानदार है, मुखलिस है, चोर नहीं है, तो सब उसको डाल नहीं जाएगा, और इंशाअल्लाह मईशत भी बेहतर होगी। और 3 महीने के अंदर, आज मेरे बयान रिकॉर्ड कर लो कि 5-6 महीने, 8 महीने तक मईशत की बेहतरी जबरदस्त तरीके से होगी और पाकिस्तानी कौम जो है खुशहाली की तरफ बढ़ेगी। क्या वजह है? 1 साल के अंदर कौन सी चीज रुकावट थी खान साहब के हवाले से, जो 1 साल के अंदर मुल्क के अंदर कहीं भी बेहतरी नजर नहीं आ रही? इसमें रुकावट की डेमोक्रेसी, इसमें रुकावट की वो जहनियत
जो थे समझते थे लोग अभी भी उसके ख्याल में थे तो शायद हम बच जाए और वो जो चोर करते समय वो दोबारा आ जाए। लेकिन अब लोगों को यकीन होगा, अब जो करप्ट लोग हैं उनको भी यकीन होगा, इदारों को भी यकीन होगा कि अब वापसी नामुमकिन है। अब चोरों का इंतजाम होगा। और मजीद मैं आपको एक और मिशन गोई करूँ कि आज के बाद मजीद करप्शन जो करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। तो इस वजह से कि जो तब्दीली आएगी लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। मेरा मतलब वो लोग हैं जो फैसले करने वाली को जो ब्यूरोक्रेसी है आज उनको पैगाम मिल गया। अब आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये सारे सीधे भी हो जाएंगे और सिस्टम बेहतरी की तरफ जाएगा। टाइम चाहिए होता है मीर साहब, आपको टाइम चाहिए होता है डायरेक्शन सिर्फ तय करने में। अब सिर्फ तय गई है और अब इसके अमल बाकी है। अमल इंशाअल्लाह शुरू होगा तो बेहतरी आएगी, खुशहाली भी आएगी, सारी चीजें आएंगी। आप टेलीफोन लाइन पर है डॉक्टर साहब। एतमाद करती है कौम खान साहब के ऊपर और गिरफ्तारी में तेजियां आएंगी। लोग जो लुटेरे हैं, जो डाकू हैं, वो गिरफ्तार होंगे और मैशियत बेहतर होगी, एमएनए साहब कह रहे हैं। पहली बात यह है कि एतमाद पीटीआई वालों को है उन पर या इनके वोटर्स को है, हमें तो एतमाद नहीं है। हम समझते हैं कि इसने कश्मीर पर सौदेबाजी की है और ये वक्त बताएगा। जहाँ तक दूसरी बात है कि गिरफ्तारी करनी है तो करे जाकर गिरफ्तारी, कौन उसको रोकता है, उसकी हमें परवाह नहीं है। पर ये अपने आप को संभाले। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो अक्टूबर और नवंबर में हो सकता है कि खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, हो सकता है कि पार्लियामेंट में कोई तब्दीली आ जाए, हो सकता है कि कोई और प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो मेरे ख्याल से वो अपने आप को संभाले क्योंकि उनके अच्छे दिन अभी ख़त्म हो रहे आज के बाद से। क्योंकि इन्होंने जो अमेरिका में जो गलत बयानियाँ की हैं, वहाँ जाकर कहा है कि अलकायदा को हमने ट्रेन किया है पाकिस्तान की फ़ौज ने और आईएसआई ने, या गलत बयानी से कहा है कि ईरान से जो है जो पैक्ट कराया जाए, वो भी गलत साबित हुआ, अमेरिका ने बोला है। उसके बाद कश्मीर पर उसने ये बोला है कि जो मैंने पहले भी कहा कि कर्फ्यू ख़त्म कर दें, कर्फ्यू ख़त्म कर दे। तो इसने कहा कि भाई वहाँ तो बड़ा खून खराबा होगा। तो बहुत सी ऐसी कॉन्ट्रडिक्शन वाली बातें उसने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ प्रेस स्टेटमेंट्स में इसने दी है। तो मेरे ख्याल से कोई अच्छे दिन इसके नहीं है। ये खुद अपना सर बचाए और जहाँ तक गिरफ्तारी है उसके हमें परवाह नहीं है। लेकिन मैडम आपको कोई लग रहा है कि वाकई एक साल के बाद अभी भी आवाम का एतमाद है? जिस तरह कह रहे हैं एमएनए साहब बेहतरी आएगी, हालात बेहतर होंगे, लोग एतमाद कर दें खान साहब के ऊपर। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि अभी जो है लोगों को पकड़ हकड़ का जो है सिलसिला तेज़ हो जाएगा। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि पीटीआई में जो इनके ब्लैक शिप्स बैठे हुए हैं और जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं और इनके जो कैबिनेट में जो लोग बैठे हैं जिनके ऊपर बहुत से केसेस हैं जो कि खुल नहीं रहे किसी वजह से, फाइलें जो हैं वो कहीं बंद हो गई। ब्रेक का टाइम हुआ, मैं ब्रेक के बाद आता हूँ, यहीं से कंटिन्यू आपकी तरफ। ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आता हूँ। वेलकम बैक। हाँ मैडम, आप बात अपनी कंप्लीट करें। आपने कहा है कि अपने लोगों को गिरफ्तार करें जिनके ऊपर केसेस, इंक्वायरीज नेब की चल रही हैं। देखिए, नया पाकिस्तान की बुनियाद इन्होंने कहीं ना रखी है, तो नए पाकिस्तान में तो सारे काम सही होने चाहिए, नए तरीके से होने चाहिए। तो जब ये करप्शन के ख़ात्मे की बात करते हैं तो अपने जो इनके पार्टी में चोर लुटेरे जो पड़े बैठे हुए हैं, जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, उनकी फाइलें खोलें, जो केसेस बंद किए हुए उनको पहले गिरफ्तार करें। ठीक है। मैं एक और चीज़ एक चीज़ इम्तियाज़ साहब मैं कहूँगी कि ये मेरे भाई जो टेलीफोन लाइन पे वो कह रहे हैं अवाम का एतमाद इनका हासिल है। अवाम के पास ये जा कब रहे हैं, जरा जाएं तो सही कि अवाम के पास, और फिर इनको पता चले कि अवाम झोलियां फैला फैला के बद्दुआएं दे रहे हैं। और आलमी बरादरी की जो बात करें, कौन, आपने चाइना को तो नाराज़ कर दिया है, कौन आए आपके साथ है? तो गलत बयानी से बात ना करें और कबूतर की तरह अगर आंखें बंद कर लेंगे ना तो खतरा टलेगा नहीं। ठीक है, एमएनए साहब आपकी तरफ आते हैं। आपकी काबीना के अंदर, पार्टी के अंदर चोर लुटेरे बैठे हैं जिनके ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं, उसके ऊपर भी हाथ जलेगा? देखिए मीर साहब, बात यह है कि अगर कोई हमारे पास लुटेरे बैठे हुए या किसी ने करप्शन की है, सही करनी चाहिए थी। इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये है कि नेब आज़ाद है,
जिसके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहिए। अगर हमारे वजीरों को गिरफ्तार किया तो हमने उसकी कोई रिएक्शन शो नहीं किया। मैं पिछली बात कहना चाहता हूँ, सेनेटर साहब ने बात की कि देखे खान साहब ने कहा कर्फ्यू उठेगा तो फिर खून खराबा होगा, ये होगा वो होगा। छोटी मोटी बातें हैं। आप बुनियादी तौर पर ये देखें कि आपका वजीर आजम वो उसका इस्तेमाल लेके उसके अल्फाज का चुनाव देके कि वो किस तरह से बात कर रहा है। और इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कभी पर्चियां पकड़ते थे, कभी उनसे बात नहीं होती थी। ये तारीख है और कौम फैसला कर चुकी है। इनको शुक्र करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर तो क्या ये आज भी दोबारा इंतखाबात कराएं, इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से पीडीआई की गवर्नमेंट कायम होगी। और उसकी बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लोगों को महंगाई से जरूर परेशानी है, लेकिन वो बर्दाश्त करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क ठीक हो, मुल्क एक कौम बने, जिस तरह से 47 साल बने। इनसे मैं एक बात पूछता हूँ कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें, आपको कितनी बार मिला? पीएसपी हमारे जो बैठे हुए वो बड़े तुरम खान बने हुए थे हमारे नाजिम साहब, क्या किया? आखिर में करप्शन के इल्जाम एक दूसरे पे लगे। आप टाइम पे आराम से बैठ जाए सुकून से, लोगों ने आपको आप रिजेक्ट किया, आप आराम से बैठ जाए, हमको करना दे। इंशाल्लाह इस मुल्क को हमने ठीक करना है। प्राइम मिनिस्टर की टीम में अगर कोई गलत लोग होंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ, ये मैं आज तीसरी बात कर रहा हूँ कि आप रिकॉर्ड पे रखें कि कोई करप्ट आदमी हमारी कैबिनेट में बैठा हो वो भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं कोई नहीं बचेगा। जिसने भी करप्शन की है वो अपने अंजाम पे इंशाल्लाह पहुंचेगा। ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मंशूर है, यही हमारा मौक़िफ़ है। और इस बात पे हमने कौन से यही वादा किया है कि करप्शन जिसने भी किया है उसको सजा मिलेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी के 99% लोग जेलों में जाएंगे, ये बात तय है। इसलिए देखने के साथ आदमी 1% हो सकता है वो बच जाए शायद, बाकी तो उन्होंने हर किसी ने अपने उससे डाला था। बल्कि एक तो इनका में मैंने सुना किसी प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि करप्शन से हमारा ऐसा नहीं है क्या? तो ये तो क्या बोलूं मैं उनके बारे में। इंशाल्लाह सबर करें, 2-3 दिन बाद एक और किसी की गिरफ्तारी होगी तो उनको खबर मिलेगी, तो ये आने वाले दिनों में इनको अंजाम का पता चलेगा। सर दूसरी चीज, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ने कहा है कि आपकी हुकूमत मेहमान है, आपके वजीर आजम मेहमान है, कुछ ही दिनों के आज से तकलीफ उनकी शुरू हो गई, क्या कहेंगे? भाईजान मैं उनको यही जवाब दूंगा कि 2-3 दिन के अंदर अंदर एक और गिरफ्तारी हो जाएगी एक तरफ आदमी की, और यही हमारा जवाब है। ये इस तरह की आवाजें से बातें करेंगे और इंशाल्लाह नेक गिरफ्तारियां करेगी, इनको जेलों में डालेंगे, पैसे बरामद करेगी। हमें कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह बेहतर करने वाला है और हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पर यकीन है कि इंशाल्लाह निजाम ठीक होगा अल्लाह की मदद से। बड़ी मेहरबानी आपकी। ठीक है, कौम ने आपको रिजेक्ट किया है, उन्होंने डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ का, आप उसको जरूर जवाब देंगी। रिजेक्ट किया है एमएनए साहब ने, और गिरफ्तारियां भी होंगी, जेल में भी लोग जाएंगे। एक खौफ का माहौल इन्होंने नहीं बनाया हुआ, डरा नहीं रहे सबको। जो भी उनके ऊपर तनकीद कर रहा है, जो भी उनके बारे में अगर कोई सवालात, महंगाई के, बेरोजगारी, अगर आपकी कारकर्दगी 1 साल के अंदर आप नाकाम हुए, कुछ भी नहीं किया, उनको कहते हैं कि हम जेलों में डालेंगे, एहसाब होगा, नेब किसी को नहीं छोड़ेगा। असल में वो उनकी आपने लैंग्वेज नहीं सुनी कि वो किस तरह से वो जो ही इनके ऊपर इनको रियलिटी बताई जाए ये फॉरेन कंटेनर पर चढ़ जाते हैं। तो जिस तरह से मेरे भाई बात कर रहे थे, कौम ने हमें अगर रिजेक्ट किया तो आपको क्या इलेक्ट किया है? आपको क्या किया है? आप सेलेक्ट हुए हैं ना। तो एक टाइम है, एक टेन्योर आया, इसके बाद आप आएंगे नहीं। जिस तरह से आपने आवाम के जज्बात के साथ खेला है, जिस तरह से आपने आवाम के हकूक़ का खून किया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आवाम जो है आप क्या सेलेक्ट किया, अभी आप कभी कहीं से सेलेक्ट भी नहीं हो सकते। जिस तरह से आपने सबको जो है नाउमीद किया है, तो आप जो है ना तो किसी की बात सुनते हैं, ना किसी के मशवरे पे अमल करते हैं, और आप जो है आपका सिर्फ काम यह है कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना, और अगर कोई शख्स आपके खिलाफ बात करता है तो एक लेटर जो है एक ख़ास डिपार्टमेंट से आप उनके घर भेज देते हैं। इनको ये है कि हम जो हैं, जो लोग हैं, पाकिस्तान के नाम पे अपनी जान लौटा सकते हैं, ये मुल्क है तो हम हैं, इससे हमारी शख्सियत, हमारी इसके अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ना पाकिस्तान जो है ना वो भरा हुआ है।
तो ये हम ना डरते हैं इस चीज़ से और ना कभी डरे हैं। बिल्कुल काम करेंगे। अगर हमारी बिल्कुल पार्टी बहुत छोटा सा, उसका टाइम ही बहुत कम हुआ था, इंशाल्लाह आएंगे ज़रूर, भरपूर तरीके से आएंगे। और अभी भी हम काम कर रहे हैं, इनकी तरह छुपके नहीं बैठे हुए। हमारे पास कोई सीट नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी ग्रो कर रही है, लोग हमारे पास आ रहे हैं। और इनकी पार्टी ज़रा हाल तो देख लीजिए कि लोग छोड़ के चले गए हैं इनको, और जो सीटों पे आ गए वो वहाँ चिपके में अपने अवाम में नहीं जा सकते। ज़रा मुंह तो लेके जाइए, किस मुंह से जाएंगे अवाम ठीक है में? डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी, आपकी कयादत कभी कहती है सिंध के अंदर वफाक मुदाखलत कर रहा है, कभी आपकी हुकूमत को छीना जा रहा है, कभी आपके खिलाफ साजिश हो रही है, कभी आप एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार ठहराते हैं, तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार ठहराते हैं। जब आप हुकूमत से बाहर होते हैं अवाम के अंदर तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई होती है, जब आप इक्तदार में होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी दोस्ती होती है, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं। आपने 5 साल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ आपने इक्तदार पूरा किया, आपके जरदारी साहब ने। पीपल्स पार्टी आवाम की पार्टी है और आवाम की ताकत से आई है। हमारा जो है ताकत का सर चश्मा आवाम है, ये हमारे 4 उसूलों में से एक ये भी है। और हम समझते हैं कि अगर आवाम की हमें सपोर्ट है, उसी बुनियाद पर हम आवाम की पॉलिसीज़ को ले चलते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के नीचे होते हैं। हमने पूरी कोशिश की मुख्तलिफ औकात में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो जिन्ना साहब के बाद थे जिन्होंने 5 साल जो इसका टाइम पीरियड था इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाई। उसके बाद जो है बेनज़ीर साहबा शहीद ने भी बड़ी कोशिश की कि एक इंडिपेंडेंट और आवाम की उमंगों के तहत चल सके। अगर उसके बावजूद अगर उनकी जुडिशरी या इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने कभी भी मौका नहीं दिया बेनज़ीर शहीद को, पहले 18 महीना, उसके बाद 3.5 साल, और उसके बाद जब वो आई तो शहीद हो गई। तो कहने का मतलब है कि पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब ने आए तो उस वक्त के हालात ऐसे थे कि जरदारी साहब ने 5 साल खींचे, तो उसमें ज़रूर पीपल्स पार्टी, बेनज़ीर की कुर्बानी और इंटरनेशनल हालात ऐसे। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर सिंध की अवाम आपके साथ है, जरदारी साहब और फरियाल टालपुर साहिबा गिरफ्तार है, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, कोई एहतजाज ही नहीं, और सिंध के अंदर भी एहतजाज नहीं हुआ। छोड़े पंजाब को, बलोचिस्तान को, खैबर पख्तूनख्वा, यहां भी एहतजाज किसी ने नहीं किया। देखें, टोकन तौर पर मैडम फरियाल टालपुर हो या जरदारी साहब हो, उसके लिए जो है मुजाहरे, जलसे, जुलूस हुए हैं। अब जहाँ तक कोई हथियारबंद तो जदोजहद नहीं करनी है, कोई दबाव होता है, कोई प्रेशर होता है, कोई रोड होता है, एहतजाज होते हैं इतने बड़े पैमाने पे, एस्टेब्लिशमेंट को पता चले, इमरान खान को पता चले, तहरीक इंसाफ को पता चले, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बयानियां जो है ना बहुत पॉपुलर बयानियां है, लेकिन आप उसके ऊपर आप बार बार जाते हैं, बिलावल साहब जाते हैं, बार बार कहते हैं विक्टिमाइजेशन, गिरफ्तारियां। ये जो लोग आपके जेलों के अंदर हैं वो जमहूरियत की वजह से तो नहीं है, ये तो करप्शन की वजह से। देखिए, जेलों में जो भी हमारे रहनुमा हैं उसके लिए बिल्कुल टोकन तौर पर और इज्तिमाई तौर पर इक़दामात पीपल्स पार्टी ने किए हैं, और ये अदालतों में केसेस हैं, और अदालत से पहले भी इन्हीं लोगों को जो भरी हुए थे, और अभी भी हमें एतमाद अदालत पर है क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं। ये जिन्ना साहब ने तालीम दी थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर जदोजहद करना। हम कोई वो इनकलाबी तंजीमें तो नहीं है कि हम माओइस्ट हो या लेफ़्ट विंग की जो है रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हो, वो तो पीपल्स पार्टी नहीं है। बेनज़ीर साहिबा ने एमआरडी कहा, इतना एआरडी आपके सामने है। एमआरडी की तहरीक में मैं भी जेल में गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। एमआरडी की भी एक वो तहरीक जो थी वो हथियारबंद जदोजहद नहीं थी, वो पुरअमन तो था ना, लोग बाहर मेरी बात सुने, वो पुरअमन एहतियाज था। आज भी जो 16 जनों की शहादत का दिन मनाया जा रहा है, उन्होंने एमआरडी में जो है जो शहीद हुए थे, उस वक्त ज़िया के दौर की बात है। पीपल्स पार्टी ने पुरअमन स्ट्रगल्स की हैं, जेलों में भी गए हैं। आपसे ज्यादा तो मौलाना फजल रहमान बहादुरी के साथ नहीं खड़ा, आप उसको सपोर्ट भी नहीं कर रहे, नून लीग और आप
मसरतों की तलाश में हैं, कमजोरियां हैं, केसेस हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, वो बाहर निकल रहा है, वो कह रहा है कि वोट चोरी हुआ, जाली प्राइम मिनिस्टर है, जाली हुकूमत बनी हुई है। आप साथ दें ना डॉक्टर साहब उसका, क्यों नहीं साथ देते? मेरी बात सुने, अगर अवामी मसाइल हो, अगर महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आवाम के जो कोर इशू हो, पीपल्स पार्टी साथ है। अगर वो रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा रिलीजियस इशू नहीं है जिसकी वजह से उसको फ्लेयर अप किया जाए। ये बहाना ढूंढ रहे मेरी हैं बात सुने सारी, ये बहाना बनाया हुआ है। यही इनके साथ हुकूमत करते थे आप। मौलाना फजल रहमान, हुकूमत में तो अच्छा होता है, जब आप उसको एहतजाज करने जा रहे हैं तो आप करेंगे मजहबी कार्ड। अगर मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने जा रहे थे तो आप रहबर कमेटी में डिस्कस करते, उसको कन्विंस करते। आपने इतनी कमेटी बनाई हुई थी, उसमें कहते कि महंगाई को लेकर चलते हैं, उससे किसी ने बात नहीं। ये तो आपको बहाना है, नून लीग को बहाना है, जो आप रोडों पे नहीं निकलना चाहते। देखिए, हमारा प्रिंसिपल मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी जो है सेंटर टू द लेफ्ट पार्टी है। मजहबी कार्ड से हम ये समझते हैं कि मौलाना की जो है हम उस पर शक नहीं करते हैं। पीएनए की जो तहरीक थी वो भी मजहबी कार्ड पर थी, और उसमें आखिर में क्या हुआ कि बोनापार्ट या मार्शल लॉ लग गया। हमें खदशा है कि अगर इस तरह की तहरीक चलती है मजहबी बुनियाद पर, जो निज़ाम मुस्तफ़ा पर चली थी, जो अमेरिकन डॉलर पर चली थी, जिनको अमेरिका की सपोर्ट थी, क्योंकि अमेरिका को इस खत्े में आना था, उस वक्त भुट्टो को हटाना था, भुट्टो को शहीद करना था। हम समझते हैं कि मौलाना साहब वाली जो तहरीक है वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इसके पीछे ही अवामिल हो कि यहाँ मार्शल लॉ लग जाए, सिस्टम चला जाए। तो हम बड़े कॉन्शियस हैं, क्योंकि सिस्टम चला जाना, मैंने दो अपनी ज़िंदगी में चीज़ें देखी। एक मैंने ज़िया का मार्शल लॉ देखी, और एक जो है परवेज़ मुशर्रफ की। मीन्स एक 11 साल, एक 10 साल, 21 साल अगर हर मार्शल लॉ के बाद स्क्वायर वन पर कौम आ जाती है, जो छोटे सूबे हैं उसको सबसे ज़्यादा नुकसानात होता है। तो हम बड़े कॉन्शियसली चल रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं हो कि बोनापार्ट आ जाए, कोई ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल हो जाए इस तरह कि यहाँ कोई मार्शल लॉ रिजीम आ जाए, फिर स्क्वायर वन से स्ट्रगल। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगा। अगर ये अपोजिशन तकसीम रही, इसका फायदा इमरान खान को नहीं है, तहरीक इंसाफ को फायदा नहीं है? देखिए, तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो या ना हो, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान को तो नहीं नुकसान हो रहा। हमें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में बात करनी चाहिए। कहीं जमहूरियत को तो नुकसान नहीं हो रहा। तो जितने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जितने सीजन पॉलिटिशियन हैं, उनको ये देखना चाहिए कि इस वक्त मुल्क जिस नाजुक दौर से गुज़र रहा है उसमें सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। और कुछ भी हो, जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, जमहूरियत की गाड़ी को चलना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ी तो उसे दरेग नहीं करना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ये पार्टियां जिन्होंने इक्तदार के मजे लिए, जो हुकूमत कर रही थे, अभी भी पीपल्स पार्टी की सिंध के अंदर हुकूमत है, क्या आवाम इनके ऊपर एतमाद करती है? अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर, जैसे आपने कहा, एतमाद नहीं, क्या इनके ऊपर एतमाद है कि ये निकले और वो भी निकलेंगे? देखिए, मसला सिर्फ ये है कि हम लोगों ने इलाके बांट लिए हैं और अपने अपने इलाके के उसी डोमेन में काम कर रहे हैं। अगर इस डोमेन से बाहर नहीं निकलेंगे तो हालात ख़राब होते जाएंगे। अगर सिंध की बात करें तो कराची, इंटीरियर सिंध कराची को ऑन नहीं कर रहा, कराची वाले इंटीरियर सिंध को ऑन नहीं कर रहे, पीपल्स पार्टी एमकेएम से लड़ रही है, एमकेएम वाले पीपल्स पार्टी से लड़े, तो ऐसे काम नहीं होगा। ये जाती मफादात है। ठीक है, जाती मफादात से मुबर्रा होकर काम करना पड़ेगा। यही मैं बात आपसे कह रही हूँ। जबान, रंग, नस्ल से जब तक मुबर्रा हो के आप काम नहीं करेंगे, काम नहीं होगा। जब तक आप इसको हम सबको एक कौम बनना पड़ेगा। अगर एक कौम नहीं बनेंगे और अगर फिरकों में हम बटे रहेंगे तो फिर हमारी सियासत का यही। ठीक है, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब आपकी बड़ी। हमें एक कौम होकर काम करना पड़ेगा। तनकीद करते हैं, बार बार तनकीद जब गवर्नमेंट के ऊपर होती है तो गवर्नमेंट वाले नाराज हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि जेल होगी, नैब होगा, FIA, कारकर्दगी पूछते हैं कि आगे बेहतर होगा। लोग बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं महंगाई और बेरोजगारी। स्पीच उन्होंने जो की वो तारीखी स्पीच है। उन्होंने कहा कि किसी लीडर ने ऐसी स्पीच नहीं की, बहादुर होकर स्पीच की, कश्मीर के इशू को उजागर किया। क्या महंगाई और बेरोजगारी इससे कम होगी? पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? दुनिया हमें सपोर्ट करेगी? जो जुल्म, बर्बरियत, जो जबर हो रहा है कश्मीर के अंदर, क्या वो कम होगा? इसी के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह।